हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज हम लोग झारखंड टीजीटी की रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे छात्रों का जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हो रहे होंगे इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि देखिए प्रीवियस जो एग्जाम्स हुआ था वो 2017 में हुए थे। उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो अब तक यानी कि कुछ 13/11 को लेकर जो बातें आई थी उसको लेकर जो है इसके एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में रहे। हाई कोर्ट्स के फैसले के उपरांत जो है इसमें नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई और जो कि लगभग जो है अब कंप्लीट हो चुके हैं इसकी नियुक्ति प्रक्रिया। तो यानी कि एक अरसे से 2017 में, ठीक है, फिर जो है वो सरकार चेंज हुई। उम्मीद था कि इस सरकार के द्वारा जो है टीजीटी की वैकेंसी लाई जाएगी, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो है ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। इसके ऊपर जो पहले एग्जाम हो चुके थे उसी को जो है इसने रिक्रूट किया। उसमें भी कई तरह की जो है वो विवादें रही, जिसका जो है वो कोर्ट में केस फाइल किए गए। कोर्ट के तत्वाधान में जो है वो इसका स्कोर कार्ड भी जारी किए गए। फिर भी विवाद जो है हैं, लेकिन इन विवादों के बीच क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया अगर हम देखें तो लगभग जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब देखिए बड़े तादाद में यहाँ के स्कूलों में जो है वो रिक्तियाँ भी हैं, वो चाहे हम बात करें प्राइमरी का, माध्यमिक का या फिर अपर माध्यमिक का। हाँ, इस सरकार के द्वारा जो है वो पीजीटी का एक वैकेंसी लाई गई और उसमें आप लोगों ने खुद देखा किस तरह से जो है वो नियुक्तियाँ हुई। विवाद भी तो उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब चूंकि ये जो सरकार है वो 5 साल कंप्लीट करने वाली है, नवंबर में जो है वो इलेक्शंस हैं और नवंबर में ही जो है वो आपका वोट काउंटिंग भी हो जाएगी और दिसंबर के आसपास जो है वो नई सरकार, ठीक है, दिसंबर जनवरी के आसपास जो है वो नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। अब ये चीज़ें हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। जिन छात्रों का लक्ष्य है वो धुंधला जरूर पड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इस पोस्ट की जो है वो अच्छी तादाद में वैकेंसी आएगी, क्योंकि प्रीवियस जो 2017 में हुआ था उसमें भी अच्छा खासा पोस्ट था। तो उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या जो बीएड कर चुके हैं, जैसे किसी ने 2022 में किया, 23 में, 24 में, कुछ पेयरिंग में होंगे, तो देखिए इनके लिए अभी का समय एक कह सकते हैं कि अच्छा समय है इस समय तैयारी करने की, या फिर इस समय से जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। क्योंकि देखिए जब एग्जाम्स की बात आती है, ठीक है, तो आपको 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ तक जो है, यानी कि इस सिलेबस को, जो भी सिलेबस लाई गई उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6 महीने भी कम है, लेकिन एटलीस्ट कंटिन्यूसली आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने, और ऐसे कोई भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, वो चाहे हायर लेवल का हो या फिर लोअर लेवल, एटलीस्ट 6 महीने जो है आपकी तैयारी के लिए टाइम मांगता ही मांगता है। कुछ लोग जो 2017 में दिए थे उसके उपरांत जो है उन्होंने स्टडी प्रारंभ किए होंगे, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जो पढ़ा है की बात है, उनका रिवीजन जो है वो अब थोड़ा करते रहना चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर हैं और जो इस लक्ष्य को, चूँकि टीजीटी, ठीक
ठीक है, एक अपने आप में एक अहम पोस्ट है जिसमें कि आप 9th-10th स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और इसकी सैलरी भी जो है वो अच्छी खासी है। तो इसलिए इसके जो है वो, और क्योंकि इसमें सिलेक्शंस की प्रोसेस जो है वो झारखंड के फेवरेबल में कहा जा सकता है। ऐसे तो ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो इसमें झारखंड की भी प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा टीजीटी, तो इसकी रिगार्डिंग अभी से जो है आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि न्यू सरकार जब गठित होगी तो उसकी ये प्राथमिकता जरूर रहेगी कि जो टीचर्स एग्जाम है वो हम बात करें सहायक आचार्य का या न्यू जेटेट का या टीजीटी, क्योंकि पीजीटी जो है वो 2023-24 में कंडक्ट कराए गए, तो टीजीटी की जो वैकेंसी है वो नए वर्ष आने की प्रबल संभावना है। तो इसे देखते हुए जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इसी की रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे। देखिए, चीज़ें भले जो है वो लेट हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो इच्छाएं हैं, वो शायद छात्रों के हित में काम नहीं करना चाहती हैं कि अब तक तो चूंकि 5 साल हम लोगों ने वेट किए थे। ठीक है, क्योंकि 2019 में जब हमने इस सरकार को न्योता दिया, यानी कि जब इन सरकार की चुन के लाई गई थी, तो छात्रों को एक उम्मीद का किरण जगा था और कुछ बेहतर करने की बात जो है सोची थी। लेकिन वो चीज़ें, हम लोगों का जो उम्मीद है वो धरा का धरा रह गया। लेकिन अब चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, तत्पश्चात जो है पुनः उम्मीद की किरण जागेगी हम लोगों में। तो उस उम्मीद के किरण के पात्र बनने के लिए जो है आपको अभी से ही प्रॉपर वे में स्टडी करने की आवश्यकता है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो है आज एक टॉपिक्स पर विचार करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमारे इस सिलेबस का एक अहम पार्ट है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। देखिए, जो भी एग्जाम पैटर्न है टीजीटी का, इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 जो है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से होगा। सामान्य ज्ञान से आपके 100 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी से भी 100 प्रश्न होगा, यानी 200 प्रश्न होगी। ये आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वालिफाई यानी 30% मार्क्स जो है और एटलीस्ट लाना है। दूसरा जो पेपर होगा आपका संबंधित विषय से संबंधित होगा, जैसे मैथ साइंस यानी मैथ एंड फिजिक्स, क्योंकि मैथ के साथ जो है आपका फिजिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जो पार्टीशन है वो 75 + 75 यानी कि 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 मार्क्स कैरी किए होंगे, यानी कि 300 का होगा। तो ये 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और आपका जो मेरिट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 से। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उसी से जो है आपका मेरिट। अब यहाँ पर भी एक क्वालिफाइंग की कैटेगरी होती है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो लाना है, अनिवार्य है, तभी जो है आप मेरिट में काउंट होइएगा, अदरवाइज पहले ही आप एग्जिट हो जाइएगा। यानी कि 300 में आपको 175 300 में जो है वो 150 मार्क्स आपको कम से कम लाना है। उसके ऊपर आप जितना अधिक लाते हैं आपकी चांसेस उतना अधिक है क्वालिफाई करने का। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए आते हैं
और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। क्योंकि यहाँ पर हम बता दें कि इसके जो न्यू बैचेज हैं, ठीक है, इस रिगार्डिंग जो है आपका न्यू बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप कि आपके लिए भी न्यू बैचेज ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो है इसमें आपका लाइव क्लासेस जो है वो चलेंगे और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। न्यू बैचेज जो स्टार्ट हुआ है आपका वह 10 अक्टूबर 2024। तो इसमें अभी 3-4 क्लासेस हो चुके हैं, उसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएंगे और बाकी एज इट इज कंटिन्यूसली जो है हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि क्लासेस हो रहे हैं, जिसमें कि सारे हर एक परिप्रेक्ष्य को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विस्तार से, ताकि जो है हमारा एक भी ये छूटे नहीं और हम जो है वो इस सब्जेक्ट में एक अच्छा पकड़ बनाए, ताकि जो एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई हमें दिक्कत ना हो। तो चलिए आज एक क्लास के ही थ्रू हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से जो है वो स्टडी करेंगे। देखिए, हम अगर बात करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अप्रोक्स जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें 3 टॉपिक्स को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें एक है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ nth डिग्री इक्वेशन, दूसरा जो है वो सिमेट्रिक रूट्स ऑफ फंक्शन या फिर इक्वेशंस, और तीसरा जो है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो आज हम लोग जो है इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस होता क्या है। तो एक बेसिक चीज है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशंस हैं या फिर मान लेते हैं कि अगर रूट्स है, इक्वेशन पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यह एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम यहाँ पर इसके रूट्स एंड कोफिशिएंट की बात करें, क्योंकि इसमें इस इक्वेशंस का रूट अल्फा एंड बीटा है तथा इसके जो कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट a है, तो अगर हम इनके बीच रिलेशन देखते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा a/c/a, ठीक है। ये हमने पहले के क्लासेस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है। अब देखिए, ये तो हमारे यहाँ पर रूट्स हो गए और इक्वेशंस, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस कहा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक इक्वेशन था x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसकी हमने मान लिया कि 2 रूट्स होगा, एक अल्फा और एक बीटा होगा, ठीक है। तो उस आधार पर अगर अल्फा और बीटा के आधार पर हम अगर इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनता वो क्या बनता, इक्वेशन जो बनता वो हमारा यही बनता है x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यानी कि अगर हमें रूट्स मालूम है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाए, ठीक है, अगर आपको 2 रूट्स मालूम है, किसी इक्वेशंस के रूट्स आपको मालूम है अल्फा बीटा, और उसका अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करने को कहा जाए तो हम लोग इस
तरह से जो है वो लिखेंगे, ये कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन अगर इसी में कह दिया जाए आपको कि हमारे पास कोई इक्वेशंस है, उसके रूट्स मान लीजिए कि उसके रूट्स को हम जो है वो साइन चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा है, अब हम माइनस अल्फा, ठीक है, अगर हम माइनस अल्फा और माइनस बीटा कर दें तो अब जो है हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो यही चीज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, तो पहला कि जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो रूट्स होंगे हम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम रूट्स में क्या कर रहे हैं, अल्फा में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए कि उस केसेस में जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। या फिर हम रूट्स को जो है वो रेसिप्रोकल कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम किसी और टर्म को ही जो है वो डिमिनिश्ड कर दें, या फिर किसी संख्या से जो है वो रूट्स को घटा दें, जैसे अल्फा में से हम ए को घटा दिए, बीटा में से ए को घटा दिए, या फिर किसी टर्म को हम डिमिनिश्ड कर दें। तो इस तरह से अगर हम ओरिजिनल रूट्स में चेंजेज कर दें तो नया इक्वेशंस क्या होगा, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर हम साइन को चेंज कर दें, ठीक है, जो रूट्स हमारा ओरिजिनल रूट्स है हम उसमें अगर साइन चेंज कर दें तो हमें नया इक्वेशंस क्या प्राप्त होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला रूट्स। ठीक है, तो पहले में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रूट्स विथ साइन चेंज। हम क्या करें, यहाँ पर जो रूट्स हैं उसका हम साइन चेंज कर दे रहे हैं, अगर वो रूट्स पॉजिटिव में है तो निगेटिव कर दे रहे हैं, निगेटिव में है तो पॉजिटिव कर रहे हैं। तो उस केसेस में जो है हमें क्या करना होगा, इसके लिए रूल्स क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ऐसे हमने ब्रीफली जो है वो पीछे बताया, अगर मान लीजिए कि लेट अल्फा 1 बीट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा n be the roots of ठीक है, be the roots of the equation तो चूंकि n टर्म्स तक जो है हमारे रूट्स हैं तो n टर्म के इक्वेशन बनेंगे, यानी nth डिग्री का xn प्लस p1 n माइनस 1 प्लस p2 xn माइनस 2 है ना। हम इसे a से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर p ना लिखे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a यहाँ पर a नोट हो जाएगा, चलिए हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा a नॉट x रेज टू दी पावर n प्लस a1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 2 प्लस डॉट 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 n। ये हमारा इक्वेशंस का जो है वो ये रूट्स दिए गए हैं। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, साइन चेंज कर देते हैं, इस रूट्स का जो है वो साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि वी वांट टू फॉर्म। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू फॉर्म
द इक्वेशन whose roots are अब यहां पर क्या हो जा रहा है, -α1 -α2 -α3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -αn। तो उस केसेस में जो है हमारा जो इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर चूंकि जो हमारा इक्वेशंस होगा, ठीक है, वह जो सेकेंड टर्म्स होगा, सेकेंड टर्म्स से जो है वो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। जैसे यहां पर देखिए ए नॉट एक्स एन होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो प्लस था वो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस होता और अगर हमें प्लस करना हो तो उस दोनों के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, तो अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a1 x n-1। अब अल्टरनेट ये चलेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब फिर माइनस हो जाएगा, यानी कि दूसरे टर्म से जो है वो अल्टरनेट वे में साइन चेंज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर a3x n-3 डॉट डॉट डॉट, ये इस प्रोसेस से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम एक इक्वेशंस को लेते हैं और इससे इस चीज को समझते हैं, काफी आसानी से जो है हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन जो है हमारा क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है, या फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन से ही इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन है चेंज द साइन ऑफ द रूट्स, चेंज द साइन ऑफ द रूट of the equation x raised to the power 5 plus 4x cube minus 7x square plus 5 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें साइन चेंज करके इसके रूट्स को और इसका न्यू इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो आंसर करना है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने अभी बताया कि जब भी अगर साइन ऑफ चेंज की बात किया जाए तो हम दूसरे टर्म से साइन को अल्टरनेटली चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हमें क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा nth डिग्री होगा, ठीक है, यानी जो मैक्सिमम पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सारे टर्म को लिखेंगे। जो टर्म्स इससे डिमिनिश्ड है या फिर इसमें इन्वॉल्व नहीं है हम उस टर्म को भी लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो जीरो कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे इसका, ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि सारे को हम अरेंज करेंगे पहले, क्योंकि x 5 है तो 5 के बाद क्या होता है, 4 होता है, 3 है ही, x3, फिर 3 के बाद 2 है 7x स्क्वायर, फिर 1 नहीं है तो प्लस 0x हो जाएगा और प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी हमारे इक्वेशन है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे पावर को लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट, दूसरे से जो है हम अल्टरनेटली साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, अब यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 0x रेज टू दी पावर 4। फिर अल्टरनेट हम कहें तो यानी कि यहाँ पर हमने दूसरा का कर दिया तो तीसरा एज इट इज रहेगा, फिर चौथा जो है वो चेंज होगा, पांचवा एज इट इज रहेगा। तो इसे हमने एज इट इज रखा, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब
पुनः जो है वो अनचेंज रहेगा, फिर उसके बाद जो है वो चेंज हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स रेज टू दी पावर 5, ये चूंकि 0 है तो और इट इज ये 0 हो जाएगा, तो बचा है हमारा 4x³ प्लस 7x² माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम साइन चेंज करने का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें रूल्स लिख लीजिएगा, रूल है क्या। ठीक है, जब भी अगर इस प्रकार का साइन चेंज करना पड़े तो हम रूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें रूल लिखिएगा, चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेट टर्म, चेंज द साइन ऑफ every alternate term of the given equation being with the कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म after making the equation complete, if it is not so। तो बात समझ में आई यहाँ पे कि दूसरे टर्म से जो है हमें अल्टरनेटली साइन को चेंज करते जाना है, हमारा न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब नाउ दूसरे केसेस में क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो केसेस है कि सपोज हम किसी संख्या से, ठीक है, हम किसी संख्या से जो है रूट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास α1 α2 α3 किसी इक्वेशंस का रूट्स है, अब हम उसमें से उसे जो है वो 3 से हर एक रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि m से हम प्रत्येक रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस प्राप्त होगा। तो दूसरा लिखिएगा, टू मल्टीप्लाई द रूट्स, देखिए टू मल्टीप्लाई द रूट्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए कि हम m रूट से जो है वो हर एक, यानी m नंबर से जो है हर एक रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केसेस में हमें यहाँ पर भी सेकेंड सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना होगा कि सारे यानी कि डिग्री को लिख लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिग्री कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम डिग्री मान लीजिए अगर 5 है तो 5 के बाद 4 3 2 1 इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे टर्म को लिख लेंगे। देन दूसरे टर्म से जो है हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे नंबर में जो है वो m हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई होगा, फिर m², फिर m³, इस तरह से ये चलता जाएगा जहां तक होगा। बात समझ में आए। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई द सक्सेसिव कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन बीइंग द सेकेंड बाय m, m², m³ एंड सो ऑन mn, जहां तक हमारा इक्वेशन एंड न कर जाए तब तक यही सब प्रोसेस को हम लोग करते रहेंगे। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन देखें तो कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर
3 times the roots of the equation, 3 times the root of the equation। जो हमारा इक्वेशन गिवन है वो है आपका 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 10 = 0। अब देखिए, अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम कौन से नंबर को सही करेंगे, तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया गया है 3, फिर जो है वो 2, 1 एंड 0। हाँ जी, हाँ, ये ऑलरेडी पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसमें हमें किसी टर्म को यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। अब नाउ हमने बताया कि दूसरे टर्म से जो है हम ये जो नंबर है उससे जो है वो मल्टीप्लाई करते हुए हम चलेंगे, जैसे m²। तो नाउ अब यहाँ पर देखिए 3x² ये एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए आपका 3 टाइम्स कहा जा रहा है, तो यानी कि m यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 5x² एज इट इज रहेगा, फिर अब m² हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड 2x माइनस 3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर m² फिर m³ हो जाएगा 10 = 0। तो नाउ यहाँ से क्या हो गया हमारा 3x² प्लस 15x² प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18x माइनस 3 का क्यूब 27 एंड इंटू 10, तो 270 0। नाउ हेयर 3 इज कॉमन, 3 जो है वो सारे में कॉमन है, तो 3 को हम बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x, यहाँ पर x³ होगा 5x² प्लस 6x माइनस 9 × 27 90। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस हुए। तो यानी कि अगर हम रूट्स में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके लिए हमारा रूल्स यही है कि सेकेंड टर्म से जो है हम सक्सेसिवली m² m³ जो रूट्स है उनके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये हमारा जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट्स में, तो देन न्यू इक्वेशन यानी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारा क्या आएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, केस 3 कि अगर हम रूट्स को रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, अगर हम रूट्स को जो है वो रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा। रेसिप्रोकल रूट्स कहने का मतलब कि जो α1 α2 α3 डॉट 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 हो, तो अगर ये अल्फा 1/α1 1/α2 1/α3 इस रूप में हो जाए तो हमारा न्यू जो इक्वेशंस फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो अब इसके लिए रूल्स क्या है, ठीक है, अब इसके लिए रूल्स क्या है, तो देखिए इसके लिए काफी अच्छा यहाँ पर रूल्स है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन दिया गया है a0x, यहाँ पर कुछ टर्म को ही लेते हैं 5 है प्लस a1x4 है प्लस a2x3 है प्लस a1x² है प्लस 1 मिनट a0 a1 a2 a3 है, यहाँ पर हो जाएगा a3 एंड a4x प्लस a5 = 0 है, ठीक है। हमारा ये इक्वेशंस है। अब इसके अगर हम रूट्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं
तो जो न्यू हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए जो हमारा लास्ट का कोफिशिएंट है, यानी कि लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है वो फर्स्ट का कोफिशिएंट बन जाएगा और फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड लास्ट का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट सेकेंड का कोफिशिएंट बन जाएगा और फर्स्ट सेकेंड का कोफिशिएंट जो है वो लास्ट सेकेंड का कोफिशिएंट बन जाएगा। इस तरह से हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर A5 है तो A5 कहाँ पर आ जाएगा, A0 पर, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर A5 की जगह पे A0 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर देखिए इससे पहले वाला A4 है तो अब यहाँ पर A4 हो जाएगा, X4 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1X हो जाएगा। फिर एज इट इज यहाँ पर देखिए A3 है, यानी A2 की जगह A3 हो जाएगा, और यहाँ पर X3 प्लस अब A2 जो है वो A3 की जगह पे चला जाएगा। तो ये जो है हमारा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हुआ जब हम रूट्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोफिशिएंट है पहले वाले वो लास्ट में हो जा रहा है, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड लास्ट में चला जाएगा और सेकेंड लास्ट वाला फर्स्ट सेकेंड में चले आएगा। तो इस तरह से जो है वो रेसिप्रोकल में होता है। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा be the roots of the equation, be the roots of the equation are 1 by alpha of the equation, x raised to the power 4 minus 10x cube plus 35x square minus 50x प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है कि देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ठीक है, देन द इक्वेशन whose roots are क्योंकि अब रेसिप्रोकल की बात की जा रही है, यानी कि 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा एंड 1 बाई डेल्टा हो जाए, इज व्हाट, क्या होगा। तो अब देखिए इस इक्वेशंस का हम अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, तो सिंपली अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है हमारा, ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट है, क्योंकि जो पहला कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट टर्म का आ जाएगा, तो यानी कि अब यहाँ पर 1 है तो ये लास्ट में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 24x रेज टू दी पावर 4, लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये वाला इंटरचेंज हो गया। अब दूसरे में यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो 50 है माइनस 50, तो ये क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस है तो अब साइन यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं होगा, तो 50x क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 10x, और ये जो है हमारा यहाँ पर 35x स्क्वायर एज इट इज है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है? देखिए यहाँ तक तो काफी आसानी से और सिंपली से जो है हम लोग कार्य कर लिए। ठीक है, अब नाउ एक सिंथेटिक डिविजन्स के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं आपसे, या फिर किसी टर्म को हम अगर डिमिनिश्ड कर रहे हैं तो उससे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उस रिगार्डिंग जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग
डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, तो इसे हम एक क्वेश्चन से ही समझते हैं सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन whose roots are the roots of x raised to the power 5 plus 4x cube minus x स्क्वायर प्लस 11 बराबर 0, ठीक है। ईच डिमिनिश्ड बाय ठीक है, ईच डिमिनिश्ड बाय 2। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ x रेज्ड टू द पावर 5 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 बराबर 0 ईच डिमिनिश्ड बाय 2, यानी कि जो भी इसके रूट्स हैं, ठीक है, अगर अल्फा है, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो इनमें से हम अगर 2 को डिमिनिश्ड कर दें तो हमारा न्यू जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा। तो अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन का हेल्प लेना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए सॉल्यूशंस, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो ये थोड़ा सा जो है केयरफुली हमें ध्यान देना है। इसके अगले वाले टर्म में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी रूट्स को हम हटा ही दें या फिर किसी टर्म को, इस इक्वेशन से किसी टर्म को जो है हम अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो उस केसेस में हम किससे डिमिनिश्ड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले जो है वो जो हमारा रूट्स दिया गया है, क्या दिया गया है, x रेज़ टू दी पावर 5, पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हर एक कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख लेंगे। तो x 5 के बाद 4 होता है तो 0, चूंकि 4 है नहीं तो 0, x रेज़ टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर 4x क्यूब है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, x नहीं है तो x को हम लिख लेंगे, और प्लस 11 बराबर 0 हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर सारे टर्म्स जो है इन्वॉल्व हो गए। अब देखिए ये जो हमारा टर्म्स हुआ, हम थोड़ा सा जो है इसको ऊपर में लिख रहे हैं ना, ये हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस को इधर लिख लेंगे क्योंकि इसे लिखने का हमें एक मकसद भी है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 0 एक्स रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 11 बराबर 0। अब ना इसके कोफिशिएंट को हम इसके नीचे लिख लेते हैं क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन हम लोगों को करना है। तो इसका 1 0 4 माइनस 1 0 11, सारे नंबर्स सारे कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब नाउ हमें जिससे डिमिनिश्ड करना है, 2 से करना है ना, तो हम पहले में यहाँ पर चूंकि पहला जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो पहले में हम 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम सेकेंड वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, समझिएगा। जो हमारा यहाँ पर जो पहला कोफिशिएंट है हम उससे जो जिसे डिमिनिश्ड करना है उससे गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद दूसरे वाले जो कोफिशिएंट है उसके नीचे लिखेंगे। नाउ अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2 कितना हो गया 2। अब इस 2 को हम इस डिमिनिश्ड वाले भाग से ये पार्ट से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4,
क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट 2 आया हमारा और 2 हमें डिमिनिश करना है, तो उससे जिसे डिमिनिश करना है उससे गुणा करना है। यहाँ पर कुछ भी आता हमारा तो 2 से गुणा होता है, और ये कहाँ लिखाएगा, तो थर्ड वाले जो कोएफिशिएंट है उसके नीचे लिखेंगे। तो 2 दूना 4 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 4 8 हो जाएगा। अब पुनः 8 को 2 से गुणा करेंगे जिससे डिमिनिश करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। अब इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब 15 को पुनः 2 से गुणा करना है, 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब 30 को पुनः 2 से गुणा कीजिए तो 60 हो जाएगा, 60, तो यहाँ से क्या आ गया, 71। तो ये जो है हमारा क्या आया, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस बनेगा उसका A5, यानी जो कांस्टेंट टर्म होगा, चूंकि A1 A2 सॉरी A0 A1 A2 A3 A4 A5, A5 में जो है हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 71, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ही ना निकालना है, ठीक है। हमें चूंकि जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगा, चूंकि हमारा जो मूल इक्वेशन है वो ये है, तो अब देखिए जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है, सपोज मान लीजिए A1 यानी A0 x रेज टू दी पावर 5 प्लस A1 x रेज टू दी पावर 4 प्लस A2 x रेज टू दी पावर 3 प्लस A3 x का पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 2 करना है x और प्लस A5। तो ये ना हमें A1 A2 A3 A4 A5 चाहिए, ठीक है। एंड देन इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा न्यू इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें A1 A5 आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो पुनः अब 2 को यहाँ पर जो जिससे डिमिनिश करना है पुनः 2 को लिखेंगे, यानी उस टर्म को लिखेंगे यहाँ पर, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इस 4 को पुनः 2 से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी पार्ट आएगा उसको गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 को हमने 2 से गुणा किया जिससे डिमिनिश करना है, तो 8 हो गया। 8 8 पुनः 16 हो जाएगा। 16 को 2 से करेंगे 32 आ जाएगा, और 32 और 15 कितना हो जाएगा 47, और 47 को पुनः 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। तो अभी इनको गुणा कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया A4। अब सिमिलरली हम पुनः वही काम करेंगे, 2 यहाँ पर 4 दूना 6 हो गया, 6 दूना 12, 28, 28 दूना 56 और 3, एंड ये हो गया आपका A3। अब ना अगेन यही काम करेंगे 2, यानी कि जिसे हमें डिमिनिश करना है उसको हम लिखते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। 8 8 दूना 16, 16 और 28 कितना हो गया 3 और 1 4 44, तो A2 आ गया। अब पुनः 2 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, तो ये हमारा A1 हो गया। तो देखिए A1 A2 A3 A4 A5, दिस इज सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। इसे हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। और यही जो है इसके लिए कारगर रूल्स होता है। तो अब ना सारे को हम पुट कर देंगे, हमारा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या हो गया, तो 10x रेज टू दी पावर 5, तो A1 है ना, ठीक है। हम A1 यहाँ पर लाए हुए हैं, A0 तो हमारा एज इट इज रहेगा, तो x रेज टू दी पावर 5 प्लस 10 x के पावर 4 प्लस 44 x रेज टू दी पावर 3 प्लस 103 x स्क्वायर प्लस 124 x प्लस 71 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिस विल बी आंसर। तो देखिए इसमें क्या आपको करना है, ठीक है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो कह सकते हैं सर थोड़ा सा तो लेंदी है, यानी कि अधिक काम करना है। देखिए प्रैक्टिस में रहिएगा तो उतना आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सारे चीज तो निकालना नहीं है, आपको यही चीज ने निकालना है।
तो विदिन, ठीक है, आप कम समय में प्रैक्टिस में रहिए और इसको जो है वो आप कम समय में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें नहीं करने हैं। आप जैसे ही कीजिएगा तो हम जो यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें लिखे, जैसे ऊपर वाला पार्ट लिखे फिर इधर का पार्ट लिखे, वो तो आपको लिखना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट लिखना है। कॉफिशिएंट के बाद आप जितना फास्ट करने, ऐसा भी हो सकता है कि आप A1 निकालें या फिर A2 तक पहुँचे, A3 तक पहुँचे, तो आपका ऑप्शन सही देखकर जो है आंसर कर सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से एक पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब ना अगले टर्म में क्या हो सकता है, अगर अगले टाइप से प्रश्न में हम अगर देखें तो ये पूछा जा सकता है कि हम किसी टर्म को ही डिमिनिश्ड कर दें, ठीक है। अगर हम किसी टर्म को डिमिनिश्ड कर देते हैं तो उसके बाद जो है हमें ये बताना है कि उसका ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हमें 2 स्टेप में जाना होगा। ये सिंथेटिक डिवीजन तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ही होगा, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन तो हमारे लिए वहां पर लगाना ही है, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हम सेकेंड टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म को एलिमिनेट करते हैं, तो उस केसेस में अगर फर्स्ट टर्म को, अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि सर फर्स्ट टर्म को क्यों ना एलिमिनेट करें, तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ही एलिमिनेट कर दें यानी हटा देते हैं उस इक्वेशन से, तो हमारा वो एक्चुअल इक्वेशन नहीं रह पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 है, तो अगर हम पहले को हटा देंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 क्या ऐसा ट्रीट होगा। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट को छोड़कर बाकी को किसी को भी हटा सकते हैं। तो खासकर सेकेंड और थर्ड, अगर बहुत ज़्यादा खुश एग्जामिनर है या फिर बहुत आपको ये इधर उधर भटकाना चाहता है तो थर्ड वाला दे सकता है, सेकेंड वाला देगा, काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर निकल जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस लिखते हैं और उसके बाद जो है हम चीज़ों को बताते हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x raised to the power 4 plus 8x cube plus x minus 5 बराबर 0 into 1 in which the second term मिसिंग या फिर absent। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हमें किस पर ध्यान देना है। अगर हम किसी इक्वेशंस के सेकेंड टर्म को अगर एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो यानी कि हमें कौन से नंबर से डिमिनिश करना होगा उसके रूट को, ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो इसके लिए एक जनरल रूल्स होता है, हम उस रूल्स को पहले देखते हैं, ठीक है। पहले रूल्स को लिखते हैं। रिमूवल द टर्म, यहां पर क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। रिमूवल द टर्म्स, अगर हम किसी टर्म को रिमूव कर रहे हैं, जैसे सपोज ए नॉट एक्स रेज टू दी पावर एन हमारा यानी कि जो पोलिनोमियल है, प्लस a1 एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स n माइनस 2 प्लस a3 एक्स n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an इक्वल टू 0।
नाउ इफ यू वांट टू डिमिनिश द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय h, ठीक है, if we want to diminish the root of equation by h, ठीक है। अगर हम इसके रूट्स को h से डिमिनिश करना चाहते हैं तो उस केसेस में अगर सेकेंड टर्म को हम अपसेंड कर दें, ठीक है, सेकेंड टर्म को अगर एक अपसेंड कर दे, सेकेंड टर्म अपसेंट या फिर मिसिंग, तो उस केसेस में हमें जो कार्य करना है वो क्या करना है, तो n a0 h प्लस a1 बराबर 0 करना होगा। तो यहां से जिससे हम डिमिनिश करेंगे वो हमें प्राप्त होगा, ठीक है, यहां से जिससे हम डिमिनिश करेंगे वो प्राप्त होगा h, क्योंकि n क्या है, तो हायर डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे अगर यहाँ पर 5 होता है n की जगह x के पावर 5, तो n जो है वो 5 हो जाता है, और a0 क्या है, तो पहला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, और a1 क्या है, तो दूसरा टर्म का कोफिशिएंट, ये 0 के इक्वेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा n a0 और a1 मालूम है, h यानी कि जिससे हमें डिमिनिश करने की बात कही जा रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगा ना। तो ये चीजें यहाँ पर होगी। अगर मान लीजिए वो दूसरा यानी कि सेकेंड टर्म को ऑप्शन न अगर थर्ड टर्म को कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तीसरे टर्म को अगर कर देते हैं तो उस केसेस में जो हमारा रिजल्ट यानी कि जो हमें काम करना होगा वो ये n-1 अपॉन फैक्टोरियल जो है वो 2 हो जाता है, और a0 h स्क्वायर प्लस n-1 a0 h प्लस a2 बराबर 0। अब यहाँ पर भी देखिए h हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ रहा है। अगर हम ये थर्ड हुआ, अगर फोर्थ जाएंगे तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बहुत दिक्कत यानी कि क्यूबिक हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर जो है यहाँ से, क्योंकि इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे वहां से इस तरह के क्वेश्चन यानी इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ध्यान में रखें, सेकेंड टर्म के अपसेंट पर हमें यहाँ से h जो मान निकलेगा ये हमारा डिमिनिश्ड है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन बताया सिंथेटिक डिवीजन में कि डिमिनिश्ड बाय 2, तो अब यहाँ पर h जो आएगा उससे फिर डिमिनिश्ड करके जो है हमें सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, और देन नाउ न्यू इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब चलिए हम क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल्स है, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशंस, और उसको हम अगर किसी टर्म को डिमिनिश करना चाह रहे हैं, किसी टर्म को हम मिसिंग करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो उसके थ्रू जो है हमें डिमिनिश्ड पार्ट मालूम होगा, ठीक है। उस जो इक्वेशंस है उसके जो रूट्स है उसमें हमें किससे डिमिनिश्ड करना है। जब डिमिनिश्ड वाला भाग हमें मालूम हो जाएगा तो सिंथेटिक डिवीजन लगाकर हम नया इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में आते हैं। सेकेंड टर्म इज डिमिनिश्ड, तो सेकेंड टर्म अगर हम डिमिनिश्ड कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये वाला टर्म n a0 h a1 बराबर 0 करेंगे, तो n a0 h a1 बराबर 0 है, तो n कितना है यहाँ पर 4 है, a0 कितना है, तो a0 यहाँ पर होता है तो 1 है,
इंटू एच प्लस A1 कितना है 8 बराबर 0। यहाँ से h बराबर क्या आ गया, तो यानी कि 4h बराबर -8, h बराबर जो हो गया वो 2, यानी कि h बराबर -2। तो यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको किससे डिमिनिश्ड करना है, 2 से, ठीक है। हेंस वी डिमिनिश्ड द रूट बाय, हेंस वी डिमिनिश्ड द रूट बाय -2। अब ना -2 से करना है तो हमें नया इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें इससे लिख लेना है, ठीक है। x4 है प्लस 8x³ है, फिर जो है वो आपका 2 वाला पार्ट आएगा तो x² प्लस x -5 बराबर 0। अब ना इसके कोफिशिएंट क्या है, तो 1 8 0 1 -5। अब ना सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए, यहाँ पे -2 से करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये हो गया 6। अब 6 को -2 से गुना कीजिएगा -12, -12 को जो है -2 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, तो प्लस में हो जाएगा। तो 24 और 1 कितना हो गया 25। अब 25 गुना -50 और -55, तो ये हो गया आपका A4, ठीक है। ये हो गया आपका A4। तो अब इसी तरह से जो है A3, ठीक है, इसी तरह से आप A3 निकालिएगा, A2 निकालिएगा, A1 निकालिएगा, और फिर जो है वो नया आपका इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है कि आपको यहीं तक पूछ दिया जाए, जैसे पूछा जाए कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशंस है उसके सेकेंड टर्म को हम इलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर डिमिनिश्ड करना चाहते हैं, यानी कि अपसेंट करना चाहते हैं, तो बताइए कि वो यानी इसके रूट्स जो है वो किससे डिमिनिश्ड होगा, तो बाई 2 से, क्योंकि हमें यहीं तक काम करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशंस के रिगार्डिंग विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में डिस्कस किया। और ज़्यादा लेंथी करना चाहेगा तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसका आप सॉल्यूशन बताइए, ठीक है। जैसे x के पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स होंगे, तो वो चारों रूट्स आपसे पूछ दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उस तरह के भी क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस किए। अगले सेशंस में जो है हम लोग इसके रिगार्डिंग विस्तार से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के एमसीक्यूज आए हैं, वो सबका जो है वो डिस्कशन हम इस सीरीज के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इसके रिगार्डिंग, ठीक है, और टीजीटी के रिगार्डिंग, झारखंड टीजीटी, हम पुनः एक बार ये कहना चाहेंगे, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो एक नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है ये कोर्सेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जो कि आप स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए जो इसके लिए एलिजिबल है और जो ये चाहत रखते हैं, जिनका लक्ष्य है कि हम टीजीटी के थ्रू जो है एक टीचर्स के रूप में हम अपनी सेवा दें, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये क्योंकि जो पद हैं या फिर जो आपके माध्यम, ये आपका 9 to 10 क्लास के लिए जो है आप शिक्षक बनिएगा इसमें। और ये जो रही बात वैकेंसी आने की, तो यानी कि न्यू गवर्नमेंट के गठन के उपरांत
सरकार की ये प्रायोरिटी भी रहेगी कि हम जो है वो नियुक्तियां निकालें, क्योंकि जो ये 5 साल गुजरा इसमें काफ़ी सीमित, ठीक है, न के बराबर कहा जाए कि नियुक्तियां हुई है, और वो भी जो नियुक्तियां हुई है वो पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं हुई है, ठीक है, पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं हुई है। तो आने वाले सरकार में ये जरूर इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उम्मीद की किरण को जो है वो रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करें और प्रैक्टिस में रहें, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग आज के सेशंस को यहीं पे रखते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग सिलेबस वगैरह जो है वो पहले के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी किन्हीं का अगर इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं और सारी जानकारियां ले सकते हैं। तथा न्यू कोर्सेज के रिगार्डिंग जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू, जो कि आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर, या फिर आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8709190804। तो इसमें हर एक टॉपिक को बेसिक से बताते हुए अप टू हम लोग एग्जाम्स लेवल तक देखते हैं। इसमें लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, फिर जो है आपका टॉपिक वाइज जो है आपका लाइव टेस्ट, ये सारे जो हैं इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने पर एमसीक्यूज का भी सीरीज जो है आपके साथ लाइव टेस्ट के माध्यम से और डिस्कशंस दोनों तरह से जो है वो कंप्लीट कराए जाते हैं। तो चलिए और ज़्यादा लेट ना करें, और जो भी सिंसियरली इसकी तैयारी करना चाहते हैं, खासकर जो अपियरिंग में बीएड अपियरिंग में जो हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है और जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।